हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। दोस्तों, अगर आप लोग 2016 से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो तो आप लोगों ने रैली देखी होगी पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स में। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहले आप लोगों ने रैली देखी होगी श्रिम्प सेक्टर, यानी जो हमारे फ्रोजन फूड्स के बिजनेस हैं उनके स्टॉक्स में रैली देखी होगी। याद दिलाना चाहो अगर स्टॉक्स का नाम, तो अवंती फीड में आप लोगों ने रैली देखी होगी एंड आपने एपेक्स फ्रोजन फूड में रैली देखी होगी। ये दोनों के दोनों स्टॉक्स थे उस टाइम पे 2016 से 17 के टाइम पे लगभग 365 प्लस या 360 प्लस, मतलब 350 की रैली उसमें आई थी। उसके बाद आप लोगों ने रैली देखी होगी हमारे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के सेक्टर में। अगर मैं उनका याद दिलाना चाहूँ तो ग्रेफाइट इंडिया हमारे पास स्टॉक है एंड हमारे पास एचईजी का स्टॉक है। एचईजी आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि 200-300 का स्टॉक 4000 रुपए तक चला गया था। ओके, तो एचईजी में आप लोगों ने रैली देखी होगी 2017-18 के टाइम पे। फिर उसके बाद आप लोगों ने रैली देखी होगी केमिकल सेक्टर में, जो अभी लास्ट तक कंटिन्यू हुई थी, थोड़ा सा इसके बाद डाउन हुआ एंड अभी जो लेटेस्ट में रैली चल रही थी वो चल रही थी शुगर सेक्टर में। ओके, तो ऐसे 4-5 सेक्टर की रैली आप लोगों ने देखी होगी। सो बेसिकली ये रैली कब आती है, क्यों आती है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, उन सब के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, ये चार्ट वाला डिमांड एंड सप्लाई नहीं है जो आप लोग चार्ट पे देखते हो, ये मैक्रो एंड माइक्रो लेवल के इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में आपको मैं इन डिटेल ब्रीफ में बताऊंगी। पर्टिकुलर जो भी सेक्टर आए थे उनके रैली के पीछे कारण क्या थे उनके ऊपर मैं ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा। फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हाल में कौन सी रैली चल रही है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो, और मैं आपको ये तरीका सिखाऊंगा कि ये स्टॉक अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर स्टॉक में रैली आने वाली है तो उसको आप कैसे पहले से पता कर सकते हो ताकि आप उसको इनकैश कर सको, उसका बेनिफिट उठा सको, उस रैली का फायदा ले सको। ओके, सो अभी कौन सी रैली चली है वो भी मैं बताऊंगा। आगे आने वाले स्टॉक्स की रैली कैसे आपको पता चलेगी, सेक्टर की रैली कैसे आपको पता चलेगी, वो मैं सिखाऊंगा। तो वो आप लोग बेसिकली सीखने वाले हो। ओके, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि लेट्स से कि अगर रैली आ चुकी है और आप पीछे पड़ गए हो, ओके, रैली आ चुकी है और तब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तब मैं सिखाऊंगा कि भाई आपको उसमें रैली में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू टू द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे ये सब चीजें तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं नया वीडियो जब भी बनाऊं आप लोगों को पता चले। और अभी मैं एक्टिवली नया वीडियो बनाने वाला हूं, डेली ऑन एन एवरेज बेसिस पे आपको बनाता रहूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या है कॉन्सेप्ट। एक आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता होगा। ओके, यहाँ पे एक बात चीजें बताना चाहूंगा। वैक्यूम, डिमांड वैक्यूम। अब डिमांड वैक्यूम क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। डिमांड एंड सप्लाई आप लोगों को बेसिकली पता होगा, हम जो भी गुड्स इस्तेमाल करते हैं, हम जो भी चीज खाते हैं, कमोडिटीज, लेट से हम चाय पी रहे हैं, कॉफी खा रहे हैं, कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी हम चीजें लेते हैं, यूज करते हैं, जो भी सर्विसेज हम यूज करते हैं, तो पर्टिकुलर पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री ऐसी है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है या फिर लीडर है। ओके, जैसे मैं अभी अपना एग्जांपल लेना चाहूँ हमारे इंडिया की, तो हम कहाँ पे लीडर हैं, हम आईटी सर्विसेज में एक्सपोर्टर हैं, सबसे ज्यादा हम लोग लीड करते हैं। जैसे चाइना स्टील सेक्टर हुआ या तो फिर आपका केमिकल सेक्टर हुआ, वहां पे लीडिंग करता था। जैसे ब्राजील को अगर हम ले लें, ओके, तो ब्राजील लीड करता है हमारे उसमें कॉफी में और हमारे शुगर केन में। ओके, तो ऐसे क्या होता है ना कि हर एक कंट्री कहीं ना कहीं किसी किसी चीज में लीडर है और वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो जब भी उस पर्टिकुलर कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, उस पर्टिकुलर कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके उस सेक्टर में प्रॉब्लम होने लगती है। ओके, और जब भी उस सेक्टर में प्रॉब्लम होती है तो वहां पे डिमांड में वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। इसको मैं साधारण शब्दों में समझाना चाहूँ, लेट से आपको हर महीने 100 रुपए मिलते हैं। ओके, आपको हर महीने 100 रुपए मिलते हैं और अगले महीने आपको 80 रुपए मिले, तो क्या होगा, वहां पे सप्लाई कम हो गई, सो आपके डिमांड में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यही होता है हमारी रियल लाइफ में। जब भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में या फिर किसी की प्रोडक्ट में या फिर किसी सर्विसेज में जब भी उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कंट्री में जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से वो सेक्टर प्रॉब्लम में आ जाता है, और जब वो सेक्टर में प्रॉब्लम आ जाता है तो पर्टिकुलर वो जहां पे उसके जो भी इंपोर्टर है, मतलब पर्टिकुलर उस सेक्टर में जो भी उसके यूज करने वाले कंट्री हैं उनको दिक्कत होने लगती है, वो माल उनको नहीं मिलता। जैसे लेटेस्ट में देखिए अभी ताइवान का इशू था, तो ताइवान में सेमीकंडक्टर वो सबसे आगे है, तो ताइवान में इशू है तो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो रहा है। ओके, हालांकि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज और भी दूसरे रीजन की वजह से हो रहा है, बट ताइवान उसको हैंडल कर लेता। ओके, तो यही चीजें चल रही हैं। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर में रैली जब भी आती है तो इसी कॉन्सेप्ट से आती है, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। और जब किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो अपने उस सर्विसेज में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है उसके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उस सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाती है, और जब उस सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके
उसका फायदा हमें कैसे होता है? सबसे बड़ी बात तो भाई चलो उनको प्रॉब्लम हो गई तो उनको प्रॉब्लम होगा। उसका फायदा हमें ऐसे मिलता है कि जब उनके वहां पे पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका जो सपोर्ट हो जाता है सप्लाई का वो कम हो जाता है, यानी उन लोगों की सप्लाई कम हो जाती है। तो जब एक जगह से सप्लाई कम हो जाएगी, पर्टिकुलर एक कंट्री से जब सप्लाई कम हो जाएगी, सो बेसिकली डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा, यानी दूसरी कंट्री के ऊपर बर्डन आ जाएगा, यानी उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो वही कुछ अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलती थी कि जब भी पर्टिकुलर उस सेक्टर्स में प्रॉब्लम आई, जैसे कि अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं यहाँ पे, ओके, तो जब भी दिक्कत आई कहां पे, श्रिम्प सेक्टर में दिक्कत आई, ओके, पर्टिकुलर श्रिम्प स्टॉक्स में रैली देखने को मिली हमें, यानी वर्ल्ड में जब श्रिम्प सेक्टर की सप्लाई घटी, ओके, घटी, तो हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, ओके, हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। और उसके बाद ग्रेफाइट सेक्टर में, फिर केमिकल सेक्टर में, फिर शुगर सेक्टर में, इनको मैं और इन डिटेल आपको बताने वाला हूं। चलिए मैं समझाता हूं कि कैसे ये काम करते हैं पूरा का पूरा सेक्टर। ओके, तो सबसे पहले मैं इस पे डिस्कस करता हूं कि ये जो रैली आई थी, ओके, ये जो रैली आई थी, ये रैली क्या थी, क्यों रीजन था। तो सबसे पहले जो मैं श्रिम्प सेक्टर की बात करता हूं, 2016 एंड 17 में आप लोगों ने देखा होगा कि श्रिम्प सेक्टर में एपेक्स फ्रोजन फूड्स एंड अवंती फीड्स, इन दोनों की रैली बहुत भयंकर आई थी, ओके, 300% की रैली इन सब में देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीजन ये था कि 2015 में अमेरिका में, ओके, यूएस में एक जो फीड है, मतलब क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स का एक रिपोर्ट आता था, ओके, वो रिपोर्ट आई और उसमें ये बात आई कि जो इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड इक्वाडोर, आप लोगों को मैं बता दूं, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड इक्वाडोर, ये सब के सब श्रिम्प में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब पूरी दुनिया को, ज्यादातर यूएस को, ओके, दुनिया तेल लेने गई यूएस, यूएस ही बहुत है, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे जो यूएस में रिपोर्ट आई उसमें ये प्रॉब्लम दिखाया गया था कि जो इसके जो श्रिम्प्स हैं, ओके, यहाँ पे जो श्रिम्प्स हैं इनमें एक डिजीज पाई जा रही है, ओके, और कुछ टाइप के बैक्टीरिया पाई जा रहे हैं जो अनहेल्दी हैं। तो उससे क्या हुआ, वहां के लोगों ने जो इंडोनेशिया के श्रिम्प्स थे उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इंडोनेशिया एंड आपका थाईलैंड, यहां से जो एक्सपोर्ट्स जो था, मतलब इंपोर्ट जो कर रहे थे, मतलब इंडिया में, यूएस में इंपोर्ट कर रहे थे, वो उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ओके। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल गया, हमारे इंडिया को मिल गया। भाई उनको सप्लाई तो चाहिए, उनको खाना है, मतलब श्रिम्प्स तो चाहिए खाने के लिए। तो अगर इंडोनेशिया एंड थाईलैंड से माल नहीं निकलेगा तो माल कहां से निकलेगा, माल निकलेगा दूसरी जगहों से। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको हुआ, हमारी कंपनियों को जो काम करती थी इस सेक्टर में। तो एपेक्स फ्रोजन फूड और अवंती फीड, इन सबको डायरेक्ट बेनिफिट मिला और इनके स्टॉक्स में रैली देखने को मिली। रीजन क्या था कि इनका जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया, इनका एक्सपोर्ट बढ़ गया, इनके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ गया और इस तरीके से इनके बैलेंस शीट में काफी अच्छा इजाफा हुआ। तो उस टाइम पे हमने रैली देखी होगी यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद हमने रैली देखी कहाँ पे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ओके, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पे हमने रैली देखी होगी। तो जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का बिजनेस का रैली था उसके पीछे के कारण क्या थे, आप लोगों को मैं बताऊं। आप लोग जानते होंगे कि एनवायरनमेंट का इशू चल रहा है, ओके, पॉल्यूशन का, एनवायरनमेंट का, पॉल्यूशन का। तो उसकी वजह से चाइना पे दबाव पड़ा कि भाई आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, आप लोग उसको कम करो। चाइना को पूरे वर्ल्ड लेवल से, जो वर्ल्ड लेवल पे चाइना के ऊपर दबाव पड़ा कि भाई आप लोग जो एक काम करो, आप पॉल्यूशन को कम करो। तो उसने क्या किया, पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो स्टील वो प्रोड्यूस करता था, जो भी स्टील वो प्रोड्यूस करता था, तो एक्चुअली में स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं, ओके, उसका जो अभी देखने कि इसमें ये काम कैसे करता है। जो रॉ मटेरियल होता है स्टील को बनाने का, मतलब स्टील के जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको पिघलाया जाता है, ओके, फिर उनको पिघला करके ही तो स्टील बनता है ना, फिर उसको शेप में डालेंगे और वो सब चीजें होंगी। किसी दिन स्टील की कोई कंपनी आपके आसपास हो तो जाकर के विजिट करना और देखना कि ये सब कैसे होता है। ये विजिट करना चाहिए, या फिर अपने बच्चों को ले जाओ वहां पे दिखाओ, ताकि आप लोगों को अच्छा मिल, कुछ नॉलेज हो सके और उनको नॉलेज हो सके। तो बेसिकली क्या होता है, स्टील के प्रोडक्शन में स्टील जब भी बनाया जाता है तो उसके रॉ मटेरियल को गर्म किया जाता है। तो उसको गर्म करने के लिए कोल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था, कोल का इस्तेमाल यानी कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो चाइना ने क्या किया, उसने अपने यहाँ पे अपनी कंपनियों को प्रेशर देना चालू किया कि भाई आप एक काम करो, आप कोयले का प्रोडक्शन, जो कोयले का इस्तेमाल है प्रोडक्शन के लिए, स्टील के प्रोडक्शन के लिए कम कर दो, ओके, और आप लोग इस्तेमाल करो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। क्या, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है, ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, अगर जो जो लोग साइंस के होंगे, ओके, तो उसको बोलते हैं स्टील आर्क फर्नेस, ओके। एक मिनट, ये क्या हो गया,
इलेक्ट्रिक, सॉरी स्टील निकल गया, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ओके, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या होता है, ये जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, उनसे स्टील को पिघलाया जाता है, उनके रॉ मटेरियल को पिघलाया जाता है। तो उसमें क्या हुआ, जब वहां पे चाइना ने अपनी कंपनियों को प्रेशर दिया कि भाई आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करो। ओके, स्टील आर्क फर्नेस, उसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ओके, वो सब साइंस की चीजें हम देखते हैं, सिर्फ अपने अपने काम की चीजें। तो जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है उसकी डिमांड अपने आप बढ़ गई। ओके, डिमांड अपने आप बढ़ गई। तो यहाँ पे जो टोटल 5 एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 2 हमारे इंडिया वाले हैं। ओके, एक हमारा HEG है और दूसरा ग्रेफाइट इंडिया। टोटल 5 एक्सपोर्टर हैं जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का एक्सपोर्ट करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और ये इसलिए किया क्योंकि जो कोयले की वजह से जो स्टील बनाते थे, कोयले से हीट करके, उससे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने से 80% तक जो पॉल्यूशन होता था वो कम हो जाता था। ओके, तो पॉल्यूशन कम हो जाता था। इसकी वजह से चाइना ने अपनी कंपनियों पे प्रेशर दिया कि भाई आप लोग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करो हमारे चाइनीज स्टील के प्रोडक्शन के लिए। तो तुरंत क्या हुआ, डिमांड हमारे बढ़ गई, हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। किसकी? हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ गई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की। और ये जो हमारे स्टॉक्स थे, इन लोग भागने लगे। ओके, तो ये हमने रैली देखी। उसके बाद फिर हमने जो रैली देखी, हमने रैली देखी थी केमिकल सेक्टर में, हमारे यहाँ के केमिकल सेक्टर में। अब केमिकल सेक्टर के रैली आने का पीछे का कारण क्या था? केमिकल सेक्टर के पीछे के रैली आने का कारण ये था कि जो चाइना है उसने अपने यहाँ पे कंपनियों को, ओके, अपने यहाँ की कंपनियों को वहां पे उन लोगों ने प्रोडक्शन कट करने के लिए प्रेशर दिया। ओके, प्रोडक्शन वहां पे कट करने के लिए प्रेशर दे दिया। क्लियर? चाइना ने अपनी स्टील जो हमारे स्पेशल केमिकल की कंपनीज थी वहां पे, केमिकल की, स्पेशलिटी केमिकल्स की, वहां पे उन्होंने क्या किया, प्रेशर दिया चाइना वालों ने, चाइना की गवर्नमेंट ने, कि भाई आप लोग प्रोडक्शन को कट करो। ओके, आप प्रोडक्शन को कट करो ड्यू टू द पोल्यूशन। क्लियर? ड्यू टू द पोल्यूशन। और इसके पीछे का दूसरा रीजन था पावर क्राइसिस। जो मेन रीजन था वो पावर क्राइसिस था। ओके, पोल्यूशन तो थोड़ा सा था, पावर क्राइसिस का वहां पे रीजन था। तो पावर क्राइसिस में होने की वजह से चाइना ने क्या किया, उन्होंने अपनी कंपनियों को बोला कि भाई आप प्रोडक्शन कट करो, प्रोडक्शन कम करो। ओके, तो जब वहां से प्रोडक्शन कट होगा, सो बेसिकली क्या होगा, डिमांड तो बनी रहेगी और सप्लाई घट जाएगी। ओके, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो डिमांड में क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो उस डिमांड को के वैक्यूम को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, बाकी के जो हमारे यहाँ पे यूज करते हैं केमिकल्स को, दूसरे देशों से अप्रोच करेंगे। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसे मिलेगा, हमारी इंडिया की कंपनी को, जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है उनमें। ओके, और इससे क्या हुआ था, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, केमिकल के इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे रेट बढ़ गया। जब रेट बढ़ गया तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट सप्लाई हमारे यहाँ से चालू हो जाती है और हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो वो बेनिफिट हमें भी देखने को मिला स्टील सेक्टर की रैली में। उसके बाद जो हमें रैली देखने को मिली शुगर सेक्टर में। ओके, शुगर सेक्टर की जो रैली हमने देखी, वो रैली हमने देखी थी ब्राजील की वजह से। ओके, हमें अच्छे से पता है कि ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर केन का। ओके, शुगर केन का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्राजील। अब वहां पे क्या हुआ, ब्राजील में सूखा पड़ा। ओके, वहां पे वेदर की कंडीशन थी जो बहुत ही खराब थी। ओके, वेदर की कंडीशन वहां पे बहुत ही खराब थी, सूखा पड़ा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो शुगर केन का प्रोडक्शन था वो कट हो गया। ओके, शुगर केन का प्रोडक्शन जो था वो कट हो गया। ओके, उसमें कमी आ गई। तो शुगर केन में जब प्रोडक्शन में कमी आ गई तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट कहां पे होगा, सीधे सीधे सप्लाई घट जाएगी। ओके, सप्लाई घट जाएगी पूरे वर्ल्ड में। जब वर्ल्ड में सप्लाई घट जाएगी तो शुगर केन का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, शुगर की प्राइस ऊपर जाएगी। ओके, ये बेसिक कॉमन चीज है, शुगर की प्राइस ऊपर जाएगी। तो इसमें क्या होगा, सप्लाई घट जाएगी। और जब सप्लाई घट जाएगी तो कहां पे डिमांड वैक्यूम क्रिएट होगा, डिमांड में वैक्यूम क्रिएट होगा। ओके, जो हम पढ़ रहे हैं। तो डिमांड में जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो क्या होगा, पूरे जो दुनिया के लोग हैं उस वैक्यूम को भरने के लिए क्या करेंगे, दूसरे देशों को अप्रोच करेंगे। तो दूसरे देश में कौन है, हम हैं इंडिया वाले। ओके, तो हमारे यहाँ का जो एक्सपोर्ट था शुगर का वो बढ़ गया। ओके, ये पहला कारण है, मेजर कारण है जो रैली का। दूसरा जो मेजर कारण है वो है इथेनॉल की ब्लेंडिंग। अब आप में से जितने लोगों को नहीं पता हो, जो इथेनॉल होता है वो शुगर का बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब जो शुगर कंपनी है उनका बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, तो बाई प्रोडक्ट वो उनका इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, और गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा प्रेशर दिया कि भाई आप इथेनॉल की ब्लेंडिंग पे, उन्होंने टारगेट दे दिया कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग ज्यादा करो। ओके, तो उनको वो डायरेक्ट परचेस कर लेंगे जो हम यहाँ पे फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ओके, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिमांड में वैक्यूम। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी में, जैसे कि कंपनी किसी कंट्री में, पर्टिकुलर किसी कंट्री में उनके अंदर उनके सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका सप्लाई घट जाता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेक्टर के इस्तेमाल होने वाले लोगों के पास वैक्यूम बढ़ जाता है, डिमांड का, डिमांड में वैक्यूम हो जाती है। ओके, तो ये उसके बाद फिर हमने रैली देखी
शुगर सेक्टर की रैली तो चल ही रही है। अभी का अगर मैं हाल बताऊं कि अभी किस में रैली हो रही है, तो अभी रैली चल रही है कॉफी में। कहाँ पे? कॉफी। और आई थिंक जिन लोगों ने, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, मैंने 2-3 या 3 दिन पहले ही सीसीएल प्रोडक्ट्स का बाई कॉल दिया था। ओके, तो उसमें 5 to 7% का रिटर्न अभी मिल रहा है, 6% का। ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट सही है, चलेगा, अभी 2-3 महीने तक चलेगा, तो ऑलमोस्ट इसमें 20 to 25% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है मुझे। ओके, तो ये चीज। अब ये जो रैली आई है कॉफी में, क्यों आई है? तो कॉफी का आप लोगों को पता होगा कि वहां पे क्या हो ना, ब्राजील का ही, सीधे सीधे ब्राजील की बात करूं मैं यहाँ पे, तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम था वेदर का। ओके, तो पहले तो क्या हुआ, सूखा पड़ा, पहले सूखा पड़ा, उसके बाद क्या हुआ, वहां पे ठंड पड़ गई। अब जब वहां पे ठंड पड़ गई तो उसमें दिक्कत ये आई कि वहां के जो पेड़ थे उनमें प्रॉब्लम हो गई, वहां के जो कॉफी के जो पेड़ होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम हो गई और वो थोड़े से सूख गए। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका कंडीशन बहुत ही खराब हो गया, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन सही तरीके से हुआ नहीं। इसके अलावा जो वियतनाम है, ओके, वियतनाम भी जो अपना उसका ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ओके, कॉफी का, इसके यहाँ भी दिक्कत आई। इसके यहाँ दिक्कत क्या आई, इसके यहाँ पे लॉकडाउन का इशू आ गया। ओके, लॉकडाउन, लॉकडाउन इन द सेंस की जो उनकी एक वो हब है, कॉफी का हब है, वो पर्टिकुलर सिटी है, वहीं पे ही क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया, तो वियतनाम को दिक्कत आ गई। प्लस इसके अलावा जो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कोलंबिया है, क्या है, कोलंबिया, तो कोलंबिया में भी दिक्कत आ गई, यही दिक्कत आ गई लॉकडाउन की। प्लस कोलंबिया और वियतनाम में जो प्रॉब्लम चल रही है, वो मेन प्रॉब्लम चल रही है लॉजिस्टिक्स की। किसकी चल रही है? लॉजिस्टिक्स की। ओके, तो वहां पे जो लोग माल को पहुंचाना जो होता है ना, वो प्रॉब्लम सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, वहां पे सप्लाई प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये दिक्कत आ रही है। पहला रीजन क्या था कि भाई ब्राजील का जो प्रोडक्शन हुआ है वो कट हुआ है। ओके, और दूसरा वियतनाम एंड कोलंबिया का लॉजिस्टिक्स इशू प्लस लॉकडाउन। तो ये जो 2 प्रॉब्लम आ गई, 3 प्रॉब्लम आ गई। ओके, पर्टिकुलर 3 कंट्री में, फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ब्राजील, दूसरा आपका वियतनाम, तीसरा कोलंबिया, तो तीनों में दिक्कत आ गई। तो इसका बेनिफिट किसको मिला? इसका बेनिफिट मिलेगा हमारे इंडिया को, जो कि 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है कॉफी का। ओके, कॉफी का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे के इंटरनेशनल मार्केट में कॉफी की प्राइसेस बढ़ने लगी, और जब कॉफी की प्राइसेस बढ़ने लगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारी कंपनियों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे टाटा कॉफी, सीसीएल प्रोडक्ट, ये सब क्या करते हैं, ये सब भी कॉफी बनाते हैं, और हमारा लगभग 70% कॉफी हम एक्सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि हम लोग चाय पीने वाले आदमी हैं। ओके, हम इंडियंस चाय पीते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉफी को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उसका बेनिफिट जो मिलेगा वो डायरेक्ट हमारी कंपनियों को मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉफी का प्रोडक्शन था वहां पे वो कट हुआ, सप्लाई में कमी आई, सप्लाई में जब कमी आई तो डिमांड में वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या हो गया? डिमांड में वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से आप भी समझ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर, जब किसी कंट्री में, ओके, पर्टिकुलर किसी सेक्टर की कंपनी में, या फिर पर्टिकुलर सेक्टर जो भी कंपनीज हैं, ओके, उस कंट्री में कोई दिक्कत आती है, तो उस कंपनी में भी, उस कंट्री के साथ साथ उस कंपनी में भी दिक्कत आने लगती है, और उनका जो सप्लाई होता है वो घट जाता है। और जब सप्लाई घट जाता है तो हम सीधे सीधे उसका डायरेक्ट बेनिफिट अदर कंट्रीज को मिलता है। हम इंडिया में है तो अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे यहाँ की जो भी कंपनीज होंगी उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्योंकि डिमांड को तो कंप्लीट करना है। ओके, ये चीज। अब ये आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, और बेनिफिट कैसे कर सकते हो इसको समझाता हूँ कि कैसे बेनिफिट ले सकते हो और इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेसिकली बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट है। सिंपली क्या करो, आप लोग वॉच रखो। सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लो। एक क्या बना लो? एक लिस्ट बना लो। और लिस्ट बना लो कैसी, कि आप लिस्ट बना लो पूरे के पूरे कंट्रीज का। एक लिस्ट बना लो कि पर्टिकुलर जो भी कंट्रीज हैं, किस सेक्टर में वो लोग लीडर हैं। ओके, किस सेक्टर में वो लोग लीडर हैं। लेट्स से कि ब्राजील, तो ब्राजील लीडर है कॉफी में, शुगर केन में। ऐसे ही आप याद रख लो, यूरोप ऑटोमोबाइल्स में, और इसके बाद आप चाहे तो आईटी, हमारा इंडिया का आईटी है। ओके, हालांकि इंडिया में दिक्कत होगी तो दूसरे लोगों को ही बेनिफिट होगा, उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। केमिकल में और स्टील में, ये सब में चाइना है। तो ऐसे क्या करो, आप लोग पूरी लिस्ट बना लो कि पर्टिकुलर जो भी सेक्टर है वो कितने लीडर हैं किस किस सेक्टर में। ओके, और उसके बाद आप वॉच करो कि पर्टिकुलर किसी सेक्टर के हर एक स्टॉक का आप लोग याद बना लो। सब लोग सबसे पहले तो क्या करो, पर्टिकुलर जो भी सेक्टर है उनका लिस्ट बना लो। ओके, पर्टिकुलर सेक्टर की लिस्ट बना लो और उसके सभी स्टॉक्स की लिस्ट बना लो। और तब आप लोग क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि जब भी पर्टिकुलर किसी स्टॉक में एक मैसिव रैली देखने को आपको मिले, मतलब रैली की शुरुआत हो। ओके, पर्टिकुलर किसी स्टॉक में जब भी आपको रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करो, उसके जो सेक्टर के पीयर्स हैं उनमें भी चले जाओ। उस कंपनियों के सेक्टर के, जो उस कंपनीज के सेक्टर पीयर्स है उनमें चले जाओ। लेट्स से अगर अभी एचईजी है तो एचईजी का पीयर कौन है? ग्रेफाइट इंडिया है, तो वहां पे भी चले जाओ और देखो कि क्या दोनों में रैली आ रही है। और जब दोनों में रैली आ रही है तो बिंदास क्या करो, आप
उसको वॉच में रख लो एंड उसके बाद क्या करो, गूगल बाबा से पूछो कि पर्टिकुलर वो सेक्टर की रैली क्यों आ रही है। ओके, व्हाई दिस सेक्टर इज रैलिंग, या फिर रीजन बिहाइंड रैली दिस सेक्टर, ये सब नाम लिख लो और पूछो। तो देखो कि क्या ऐसी कोई डिमांड में वैक्यूम क्रिएट करने वाली न्यूज आ रही है। ओके, ऐसी कोई न्यूज आ रही है तो न्यूज पोर्टल से आपको पता चल जाएगा, और जब भी ऐसी कोई न्यूज आई तो डिफॉल्ट आप बाय डिफॉल्ट तुरंत वो स्टॉक्स परचेस कर लो और होल्ड करो। ओके, बाय डिफॉल्ट वो स्टॉक परचेस कर लो और होल्ड करो, 10 से 15% का रैली आपको मिले, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो रैली होती है ना, सस्टेन नहीं करती मेरे हिसाब से। ये जो रैली होती है वैक्यूम डिमांड इन वैक्यूम, ओके, वैक्यूम इन डिमांड, तो ये जो रैली होता है ना, सस्टेन नहीं करती। सस्टेन नहीं करेगी तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि HEG को ले लीजिए, या फिर अवंती फीड, तब बहुत लंबे दिनों तक तो वैक्यूम बना नहीं रह सकता। ओके, वैक्यूम कभी ना कभी फूटेगा। ओके, बहुत दिनों तक बना नहीं रह सकता, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। आप लोग अगर होल्ड करके रखोगे ज्यादा, यहाँ पे देखो, अगर कोई यहाँ तक होल्ड किया होगा तब तो दिक्कत होगी, अगर निकल गया होगा तब तो ठीक है। ओके, अगर वो निकल गया होगा, यहाँ पे रैली जब आई 2016 से 70 में, 18 तक रैली आ गई, 18 तक रैली आई थी लगभग 2 साल तक, तो वहां पे वो लोग निकल गए तब तो फायदा है। लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ जाओगे तो फिर आपका नुकसान होगा। ओके, फिर आप प्रॉफिट में रहोगे, हालांकि अभी आप प्रॉफिट में ही हो। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दो, इस टाइम आपको होल्डिंग पीरियड नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा निकल सकते हो, लॉस हो सकता है, आप लोग डर जाओगे। पर्टिकुलर क्या करो, जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में रैली आ रही है तो आप उसके पीयर्स को चेक करो, क्या उनके पीयर्स के सभी स्टॉक्स में रैली आ रही है, और अगर सभी स्टॉक्स में रैली आए तो तुरंत उसके बाद न्यूज देखो, 2-3 दिन तक न्यूज देखो। ऐसा नहीं हो सकता है 1 दिन 2 दिन लेट न्यूज आई, अगले आने वाले 3-4 दिनों तक न्यूज देखो, पर्टिकुलर पूरे उसी सेक्टर के बारे में सर्च करो, मीडिया हाउस में जितना भी पढ़ना हो उसके पढ़ लो। अगर रैली आ रही है और इस तरीके का वैक्यूम क्रिएट हुआ है, किसी डिमांड मतलब वैक्यूम क्रिएट हुआ है, पर्टिकुलर किसी कंट्री में दिक्कत आई है, तो उन स्टॉक्स में आप बैठ जाओ और उसके बाद आप रैली का बेनिफिट लेकर के निकल जाओ। और दूसरा, अगर रैली लेट हो जाए तो आप उसमें एंट्री मत करो। जैसे अभी कॉफी की रैली चल रही थी तो मैंने CCL का कॉल दे दिया था अपने क्लाइंट्स को। ओके, CCL का कॉल मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरी एक थ्योरी होती है डिलीवरी डेटा देखने की, तो मैंने CCL के, टाटा कॉफी के एंड कॉफी डे के, CCD के, इन सब के रैली, इन सब के डेटा देखे, तो इन सब में से सबसे ज्यादा जो डिलीवरी ली गई थी वो CCL प्रोडक्ट में ली गई थी, तो मैंने कॉल दे दिया। आई थिंक 6 to 7% का रिटर्न अभी मिल रहा है लोगों को, और भी आगे का मेरा टारगेट है इस तरीके से। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में गूगल पढ़िएगा, गूगल करिएगा, फिर ब्लॉग्स पढ़िएगा, तो आप लोगों को आइडिया आ जाए। चूंकि वीडियो छोटा बनाना होता है इसलिए मैं पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैंने 4-5 सेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बताया और रीजन भी बताया कि क्यों रैली उसमें आई थी। तो इसी तरीके से आप लोग भी आइडेंटिफाई करते रहिए और खुद से थोड़ी सी मेहनत करिए, और आप एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकते हो। बिकॉज ये सब फंडामेंटल चीजें होती हैं, ये सब टेक्निकल बहुत कम दिखाई देती हैं। टेक्निकल में सिर्फ आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। हाँ, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है कहीं पे तो पर्टिकुलर उस सेक्टर के पीयर्स को भी देखो, सभी में ब्रेकआउट हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई रैली आने वाली है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। ओके, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। और अभी ये वीडियो को मैं बंद करने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे टेलीग्राम को फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। ओके, और दोस्तों से बोलिए कि भाई ये चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर आप शेरखान के क्लाइंट हो, अगर आप शेरखान लिमिटेड के क्लाइंट हो, तो मैं भी एक्चुअली शेरखान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, सूरत में रहता हूँ। ओके, मेरे पास फ्रेंचाइजी है शेरखान की। तो अगर आप शेरखान के क्लाइंट हो तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है शेरखान रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हो, आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। सो थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।